गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा आप सभी जानते हैं कि आने वाले 6 और 11 नवंबर को बिहार में असेंबली का चुनाव होने वाला है। वहाँ पे बहुत हलचल चल रही है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपना जी जान लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से उनके पास सत्ता आए। तो मुख्य रूप से दो गठबंधन है वहाँ पे, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन। इन दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला है मोटे तौर पे। लेकिन जैसे पहले भी हमने बात की थी, अभी भी तस्वीर क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कभी उन्हें लगता है कि एनडीए को थोड़ा एज है, फिर कभी लगता है कि महागठबंधन को थोड़ा एज है। वो क्लियरिटी नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि बिहार की राजनीति में एक नई शक्ति का पदार्पण, और वो हैं प्रशांत किशोर। आज हम प्रशांत किशोर पे ही बात करेंगे। प्रशांत किशोर जो बिहार की राजनीति से पहले पॉलिटिकल पार्टी के सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं, तो स्ट्रेटेजी तो उन्हें सारी पता है कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है। पहले उन्होंने सोचा कि हम लोगों को सलाह देते थे और लोग मुख्यमंत्री और मंत्री बनके शासन कर रहे, तो ये कोशिश हम खुद ही क्यों नहीं करते। भाई, जो दूसरों के लिए कर रहे हैं वो हम अपने आप के लिए करें, तो हम भी मुख्यमंत्री बन सकते, हम भी मंत्री बन सकते, हम भी शासन कर सकते, जो कि उसमें कोई बुराई नहीं। तो बहरहाल जो प्रशांत की एंट्री है बिहार की पॉलिटिक्स में, उनका कितना असर रहेगा इस चुनाव में, इसमें सभी लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी हमने आपसे बात की थी कि इस बार बिहार का इलेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कोई ये नहीं कह पाता कि एनडीए जीतेगा कि महागठबंधन जीतेगा। कभी कहते एनडीए आगे है जी, कभी कहते महागठबंधन आगे है जी। उसकी सबसे बड़ी वजह प्रशांत किशोर का होना, क्योंकि ये दोनों गठबंधनों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ न कुछ उनके वोटों का नुकसान करेंगे। कितना करेंगे ये तो समय बताएगा, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी को दोनों ही गठबंधन को 2020 में 36% वोट हासिल किए थे, लगभग 72%। और 28% जो वोट था वो इंडिपेंडेंट, चिराग पासवान अलग लड़े थे, उसमें जो है उसे ओवैसी अलग लड़े थे। तो ये छोटे छोटे पार्टियां, ग्रुप ने जो है वो 28% वोट में शेयर किया था। और आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में, पिछली बार के चुनाव में आज़ाद उम्मीदवारों ने काफ़ी वोट हासिल किए। तो ये जो वोट है 28%, ये किधर जाता है? इस बार ओवैसी को वो वोट नहीं मिलने वाले, और चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। तो ये 28% वोट में से कुछ वोट भी अगर 5-7% अगर प्रशांत किशोर हासिल कर लेते हैं, कि जो कि मुमकिन है, और इधर से एनडीए से 5% वोट हासिल कर लें और 5% महागठबंधन, क्योंकि अगर एनडीए से 5% वोट हासिल करते हैं तो वो 31 पे आ जाएगी, और 31% में आप मेजॉरिटी सरकार नहीं बना सकते, वो 110-15 के बीच में रह जाएगी। और यही हाल महागठबंधन का है। उनके पास 36% पिछली बार वोट आए थे, अगर 5% उनके वोट कट गए तो उनके भी 31 पे चले जाएंगे वोट, तो वो भी सरकार नहीं बना सकते। तो फिर वैसी सूरत में एक हंग असेंबली बन सकती है। तो अगर 5% गठबंधन, महागठबंधन का 5% एनडीए का,
और 5-7% उन्होंने जो है, जो 28% वोट है उसमें से हासिल कर लिया, तो 15-16-17% प्रशांत किशोर वोट हासिल कर सकते हैं। अगर वो 15% वोट हासिल करते हैं तो उनको 15-20 सीट भी आ सकती है, और 15-20 सीट हासिल हो आएगी। अगर आ जाती है तो हंग असेंबली फिर होगी, और हंग असेंबली होगी तो वहाँ पे प्रशांत किशोर एक किंग मेकर के रूप में उभरेंगे। हालांकि उन्होंने बहुत बार ये बात कही है कि हम किसी भी गठबंधन को समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। बहुत कम लोग हैं राजनीति में जो अपनी बात पे अटल रहते हैं। यहाँ तो सुबह में कुछ कहा, शाम में कुछ कहा, और अगले दिन सुबह में कुछ और हो गया। इसमें तो कुछ भविष्यवाणी नहीं। लेकिन ये चीज़ें देखने वाली होगी कि प्रशांत किशोर जो हैं कितना वोट हासिल करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी रैली और मीटिंग में भीड़ उमड़ रही है, ख़ास के जो नौजवान तबका है, उससे ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर का एक तबके में जो है पहुंच हुई है। जिस तरीके से रैली में लोग आ रहे हैं, उसमें से अगर 15-20% भी लोगों ने वोट दे दिए, 15-20 मिनिमम कह रहे, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, लेकिन मान लिए कि 20-25 या 15% वोट हासिल कर लेते, तो ये भी एक बड़ा कारनामा, ये भी एक सब्सटेंशियल वोट होगा। और जैसा हमने आपसे कहा कि कुछ महागठबंधन के वोट काटे, कुछ एनडीए के वोट काटे, और कुछ 28% से वोट मिल गए उन्हें। ये तो एक मिनिमम कैलकुलेशन है, इससे बड़ी भी तस्वीर बन सकती है, क्योंकि राजनीति में कई बार करंट जो है बहुत साफ दिखते नहीं। जनता का मिजाज कई बार पता नहीं चल पाता। हालांकि जैसा आपसे हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार की सेहत सही नहीं होने की वजह से एनडीए को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये परसेप्शन आम लोगों के बीच में चला गया है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बेशक ये कहा गया होगा कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आप जाइए किसी से भी पूछिए, वो कह देगा क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आगे नहीं बनेगा। ये फायदा प्रशांत किशोर को पहुंचाएगा कि ऐसे वोटर जो उन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थक हैं, वो महागठबंधन की तरफ जाने के बजाय वो प्रशांत किशोर की तरफ जा सकते हैं। अगर वो प्रशांत किशोर की तरफ चले गए तो प्रशांत किशोर और भी मजबूत होंगे, उनकी भूमिका और भी बढ़ जाएगी। हालांकि ये आने वाले समय में ये तो तय है, और हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि नीतीश की वैक्यूम को, जैसे उधर लालू के वैक्यूम को तेजस्वी भर रहे, उसी तरीके से, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो कोई अपना वारिस खड़ा किया नहीं, बेटे उनके सीधे साधे हैं, राजनीति में हिस्सा लेते नहीं, उनकी पार्टी में कोई ऐसा कोई ऐसा लीडर है नहीं जिसमें इतना गट्स हो कि पूरे बिहार को अपने साथ में लेके चले। तो नीतीश कुमार के बाद जो है वो वैक्यूम तो होगा ही, क्योंकि उनका नीतीश का भी एक अपना करिश्मा रहा।
एक करिश्मेटिक लीडर थे कि उनकी अपनी जाति के 2% वोट होते हुए 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ये कोई मामूली बात नहीं, इसमें सिर्फ नीति नहीं, बहुत सारी उनके व्यक्तित्व भी। पूरे हिंदुस्तान में शायद ही नीतीश कुमार जैसा साफ छवि का कोई नेता हो, कहीं भी आप, क्या महाराष्ट्र, क्या बंगाल, क्या जो है, हाँ एक बंगाल में ममता बनर्जी। तो राजनेता ऐसे हैं, एक ममता बनर्जी, एक नीतीश कुमार, जिन पे कोई भी भ्रष्टाचार या फेवर करने का आरोप नहीं लगा सकता। ममता बनर्जी की सादगी, एक चप्पल एक साड़ी में कहीं भी चली जाती। उसी तरह से नीतीश कुमार बिल्कुल सिंपल सरल, अपने लिए कुछ नहीं बनाया, उन पे प्रति कोई भी आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने किसी का फेवर किया या उन्होंने कोई करप्शन किया या धन अर्जित किया। ये दो बहुत एक्सेप्शनल व्यक्तित्व इन दोनों का। बाकी आप कहीं भी चले जाइए हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट, सभी पे कुछ न कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आरोप लगे हुए। लेकिन अफसोस कि आने वाले उनकी उम्र भी होगी और सेहत भी नहीं, तो एक वैक्यूम जो होगा उसको प्रशांत किशोर फिट करेंगे। शायद इस चुनाव में उतना अच्छा परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले अगले चुनाव में यानी 2030 में प्रशांत किशोर बिहार में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कि उनकी जो बातें हैं, जो पॉलिसी है, जो प्रोग्राम है, जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल हकीकत। पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कृषि का बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सभी आम जनता से जुड़ा हुआ है, सभी लोगों को इसकी ज़रूरत है। और कोई भी ऐसा बंदा आके कहता है कि हम इन चीज़ों को ठीक करेंगे या इन कमियों को हम सुधारेंगे, हम बिहार में शिक्षा अच्छी करेंगे, हम रोज़गार के अवसर बनाएंगे, हम कृषि को बेहतर करेंगे, करप्शन हटाएंगे, इसी से सुधार बहुत कुछ हो जाएगा। तो बहरहाल ये देखिए आने वाले समय में जिस तरीके से मीडिया में, पर एक बात ये ज़रूर है कि प्रशांत किशोर को सुनने वाले लोग, क्योंकि वो कोई भी बात करते हैं तो हवाई नहीं करते, उनके पास सारा डाटा होता है, सारी जानकारी होती है, ये काम करते रहे तो कहाँ पे क्या बोलना है उसके मास्टर हो। तो बहरहाल ऐसे लोगों को, बिहार के लोग, जनता को भी मौका देना चाहिए कि साफ सुथरे छवि वाले लोग आएँ भारतीय राजनीति में, पढ़े लिखे समझदार लोग आएँ और वैसे लोग आएँ जो जेन्युइन तरीके से जनता की समस्याओं को सुनता है और उसे दूर करने की चाहत रखता है। तो बहरहाल अभी आगे चुनाव में अभी समय है, आने वाले चुनाव में जो है आप लोगों से बातें होंगी। आज छठ का मौका है तो तमाम हमारे बिहार के भाइयों को ये छठ पूजा मुबारक हो मेरी तरफ से, और आप ये पावन पर्व जो है आप अच्छे से मनाएं और आप सभी लोगों को खुशियाँ मिले, समृद्धि मिले और कामयाब। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।